भारत माँ के सच्चे सपूत, महान देशभक्त, आज़ादी की लड़ाई के अजय योद्धा श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस जी के नाम को भला कौन नहीं जानता। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकी दास बोस एवं माता का नाम श्रीमती प्रभावती देवी था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कटक से ही प्राप्त की तथा वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस ICS बने। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए तथा सन 1920 में उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। परंतु उनका मन उस सरकार की नौकरी करने के लिए कतई तैयार नहीं हुआ जो हमारे देश को गुलाम बनाकर इस पर असहनीय अत्याचार कर रही थी। इसलिए उन्होंने उस उच्च प्रशासनिक नौकरी से त्यागपत्र देकर अपना संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। सन 1921 में स्वदेश लौटने पर वे देशबंधु चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। देश में उस समय चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान दिसंबर 1921 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। वह 6 महीने की सजा हुई और उसके बाद तो उन्हें 11 बार कारावास का कठोर दंड मिला। वह कैद में गंभीर यातनाएं दी गईं। वर्ष 1924 में जब देशबंधु कलकत्ता के मेयर बने तब सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। इसके बाद वे भी कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गतिविधियां अंग्रेजी सरकार के लिए सरदर्द बन गईं। सरकार बार बार उन्हें जेल में डालकर उनका उत्पीड़न करने लगी। उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें यूरोप भेज दिया गया। वर्ष 1935 में सुभाष चंद्र बोस को अपने रोगग्रस्त पित्ताशय को निकलवाने के लिए उन्हें एक बहुत ही गंभीर ऑपरेशन करवाना पड़ा। यह ऑपरेशन बहुत ही जोखिम भरा था और उन्हें यह जोखिम अपने परिजनों से दूर एक दूसरे देश में उठाना था। इसलिए उनसे कहा गया कि किसी अनहोनी के मद्देनजर वे अपनी अंतिम इच्छा या अंतिम संदेश लिखते हैं। तब उन्होंने पास में रखे एक छोटे से कागज पर लिखा कि मेरी जायदाद मेरे देशवासियों के लिए और मेरे कर्ज मेरे भाई शरद के जिम्मे। जी हाँ, ऐसा था अपने देशवासियों के लिए उनका सच्चा प्रेम। सन 1936 में वे पुनः भारत लौट आए। सन 1938 में उन्हें हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगले वर्ष सन 1939 में वे पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। उनके सामने गांधी जी द्वारा समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया थे और फिर इस चुनाव में जो हुआ वह इतिहास बन गया। इस वर्ष कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया गया। इस चुनाव के परिणाम ने सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को सार्वजनिक कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया। क्योंकि इस चुनाव में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का खुलकर समर्थन किया था, इसलिए कहा जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया की पराजय को गांधी जी ने अपनी पराजय स्वीकार। अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सन 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वर्ष 1940 में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। अब उन्होंने समझ लिया कि देश की आज़ादी के लिए उन्हें देश से बाहर जाकर ही प्रयास करना होगा। जनवरी सन 1941 में वे एक पठान जियाउद्दीन के भेष में घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वे काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात जर्मनी के शासक तानाशाह हिटलर से हुई।
हिटलर ने उनका यथेष्ट सम्मान किया, लेकिन वे हिटलर से हुई इस मुलाकात से संतुष्ट नहीं हुए। बहुत जल्द उन्होंने जर्मनी छोड़ जापान जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी पत्नी एमिली शेंकल व अपनी छोटी सी बेटी को वहीं छोड़ दिया। जून सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका भव्य स्वागत किया। वहां से फिर वे सिंगापुर के लिए रवाना हुए। जुलाई 1943 में महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। वे इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बने। इस सरकार को संसार के 9 देशों ने मान्यता प्रदान की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज्य द्वीप रखा। इसी क्रम में दोनों फौजों ने मिलकर कोहिमा और इम्फाल पर आक्रमण कर यहाँ भारतीय झंडा फहरा दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। जापान के अधीन जो भी प्रांत थे उन सब पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इन परिस्थितियों में 18 अगस्त 1945 में नेताजी विमान से टोक्यो की ओर रवाना हुए। माना जाता है टोक्यो जाते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो पर इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार प्रसारित हुआ। साथ ही इस दुर्घटना में नेताजी के निधन की खबर भी कही गई। 18 अगस्त 1945 की यह घटना आज भी भारतीय इतिहास में अनुत्तरित रहस्य है। एक वर्ग का मानना है कि इस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बच सके। वहीं देश का एक बहुत बड़ा वर्ग यही मानता रहा कि उनके प्रिय नेताजी की मृत्यु इस हादसे में नहीं हुई, बल्कि वे जीवित रहे और आवश्यकता पड़ने पर पुनः देश की बागडोर संभालने जरूर आएंगे। भारत माँ के महान वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी देशभक्ति, वीरता, बुद्धिमत्ता के लिए इतिहास में सदैव ही स्मरण किए जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। जय हिंद।